नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ जो आपका एस्टेट के लिए, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए रेलिवेंट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं फुल फॉर्म के साथ, उसको आप देखते जाइए। फिर हम बाद में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे आपके आगे जो फ्यूचर अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसके रिलेटेड। पहले देख लेते हैं एक बार WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन ट्रेड का ही टॉपिक है आपका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया, कैसे बना, उससे पहले क्या था, पहले वो देख लेते हैं। देखिएगा, अगर बात करेंगे कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट की ईयर की, तो आपने ध्यान करना है 1 जनवरी 1995। एक बार एक ऑप्शन आया हुआ था कि WTO का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ईयर पूछे हुए थे, और जो ये डेट है ना, इस डेट में था कि 31 दिसंबर लिखा हुआ था, 1 जनवरी लिखा हुआ था, और 30 जनवरी भी लिखा हुआ था, और 31 दिसंबर, इस तरह से कुछ 3-4 डेट थी, और उसमें से आपको एक को चूज करना था। तो आपको ध्यान करना है 1 जनवरी 1995 को WTO का एग्जिस्टेंस में आई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ से हुआ था उसको देखेंगे। उससे पहले इसका टाइप क्या है, मतलब ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद है इसका पर्पस क्या है। पर्पस है इसका रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं, जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए। देखिए, हम अगर अपना अच्छा वाला माल भेज रहे हैं और हमें वहाँ से पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, हमने कुछ ऑर्डर किया और हमें वहाँ से पेमेंट, हमें वो पर्टिकुलर माल जो दिखाया गया वो मिला नहीं, तो हम क्या वहाँ जाकर लड़ाई करेंगे, हम कैसे जाएंगे। तो इन सब के निपटारे को कौन सोल्व करेगा, इनको समस्याओं को सोल्व कौन करेगा, तो वो करेगा जी WTO, ठीक है। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको एक पर्टिकुलर WTO लिख दिया जाएगा और आपको उसके वर्किंग स्टाइल के बारे में पूछा जाएगा। WTO ये भी करता है, WTO का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो उसमें से अब आ जाएगा ऑप्शन कि 1 ठीक है, 2 ठीक है, या फिर ऑल आर राइट या ऑल आर नॉट राइट। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको WTO का पता होगा तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप 1-2 में टिक करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, WTO जो है हमारा रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये नेशनल लेवल का नहीं है, और 1995 के अंदर 1 जनवरी में ये आया था। अब बात करेंगे इसके मेंबर हैं जी हमारे 164। और लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है, लैंग्वेज यूज की जाती है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है। यहाँ तक का फंडा समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट है आपका गेट। किसके सक्सेस से हुआ ये, पहले क्या इसकी एग्जिस्टेंस थी, क्या ये 95 से पहले नहीं था। 95 से पहले अगर बिजनेस में ट्रेड जो होता था, इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो कौन संभालता था, तो गेट था, जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट जो है, गेट के बाद कौन सा बन गया जी, WTO बन गया। और उस टाइम में कितनी कंट्रीज थी, 23 कंपनीज थी। और कब से कब तक, 1994 तक। 1947 के अंदर ये आया था, 1948 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया, काम करना शुरू कर दिया इसने, और 1994 तक ये चला। अब पिछली बार की बात करें तो WTO के बारे में एक राउंड पूछा हुआ था कि उरुग्वे राउंड जो है वो किससे संबंधित है। तो आप ये देखिएगा, राउंड चले थे जी इसके अंदर WTO गेट के राउंड से चलते चलते में WTO तक पहुंचने में 8 राउंड थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी पूछ लिया जाता है कि WTO तक पहुंचने में कितने राउंड थे, तो 8 राउंड थे। 9वें राउंड में WTO ही बन गया था, ये आपने ध्यान करना है। उरुग्वे राउंड किसमें था, किससे रिलेटेड है, तो WTO से रिलेटेड है, 1994 के अंदर ये हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। हो सकता है इसमें से किसी एक राउंड के बारे में पूछ ले और ये पूछ ले कि ये कहाँ हुआ था या कब हुआ था, तो आप उसको भी देख लीजिए एक बार। और ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो यही हैं कि भी कितने राउंड थे WTO तक,
गेट से WTO के बीच में राउंड कितने थे, तो 8 राउंड थे, ठीक है। तो पहला राउंड कौन सा था जी, 1947 के अंदर जिनेवा में। और उस टाइम में जो इनका जो टॉपिक क्या था, जो मैटर क्या था, वो क्या चल रहा था, टैरिफ को कंट्रोल करना। और कंट्रीज कितनी थी, 23 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अगला आ गया 1949। 1949 के अंदर जो राउंड चला था वो NSC के अंदर चला था, टैरिफ को ही कंट्रोल करना था, और 13 जो कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आ गया जी 1951। 1951 के अंदर जो राउंड था, थर्ड राउंड था हमारा, तुर्की में चला था, और इसने भी कंट्रोल किसको किया था, टैरिफ को ही कंट्रोल किया था। 38 जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर उसके बाद है 1956 के अंदर फोर्थ राउंड चला जेनेवा में फिर से, और टैरिफ को ही कंट्रोल किया 26 कंट्रीज। फिफ्थ राउंड जो है 1960 से लेकर 61 तक डिलोन में चला था, और इसके में भी टैरिफ को ही कंट्रोल करना था। 26 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही थी इसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिएगा आप, अगला राउंड था हमारा 1964 से 67 तक, कैंडी के अंदर चला था, टैरिफ और एंटी डंपिंग को कंट्रोल करना था। डंपिंग क्या होता है, देखिए डंपिंग का मतलब होता है कि जब हम अपना माल, अपने देश का माल दूसरे देश के अंदर कम रेट में बेचें, उसको हम लोग डंपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था नेट के एग्जाम में। देखिए नेट और एस्थेट का लेवल आपका लगभग बराबर हो रहा है। मैं तो कहूँगी एस्थेट का लेवल उल्टा फिर भी ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि नेट के अंदर तो आपके 100 क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड आ जाएंगे। अगर आप कॉमर्स में एक्सपर्ट हो तो आप ले जाओगे, लेकिन इसमें 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता है, आपका कॉमर्स का पार्ट। बाकी जो 90 मार्क्स है उसमें से नंबर लेने कई बार मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो लेवल है वो दोनों का लगभग इक्वल ही है, सिलेबस भी लगभग इक्वल ही है। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं सोचना आपने कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या ये क्या हमारे नेट लेवल का है। नेट लेवल का नहीं है, ये एस्टेट लेवल का ही है। अब आपका आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो डंपिंग को क्या बोलेंगे कि जैसे एक देश अपना माल कम रेट में दूसरे देश में बेचता है, उसको हम लोग डंपिंग बोलते हैं। तो क्या होती, क्यों का किया जाता है, मान लो हमारे यहाँ पर माल बहुत ज़्यादा है, मान लो कॉटन बहुत ज़्यादा है, कॉटन ज़्यादा है, और हमें वो हमारे देश में हमने बहुत ज़्यादा इसकी खपत भी कर ली, उसके बाद भी बच रहा है। तो हम अगर दूसरे देश में कम रेट में बेच देंगे तो भी हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हो सकता है कोई और चीज़ हमें कम रेट में उस देश से मिल जाए। और कई बार आपस में रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी एक देश को दूसरे देश में कम रेट में माल को बेचना पड़ता है, उसको हम लोग डंपिंग बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहेगा आपको। तो एंटी डंपिंग और टैरिफ को कंट्रोल करने के लिए कैंडी के अंदर जो राउंड हुआ था वो था जी हमारा 6th राउंड, और 62 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके बाद है 1973 और 79, 73 से 79 तक चला था हमारा 7th राउंड, जो टोक्यो के अंदर था। इसमें भी टैरिफ और जो एंटी डंपिंग है उसको ही कंट्रोल किया गया था। 102 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। फिर लास्ट है हमारा 8th राउंड, इसको ध्यान कर लेना। 8th राउंड का पिछली बार उरुग्वे राउंड पूछा हुआ था, किससे रिलेटेड है, तो WTO से रिलेटेड है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब से कब तक चला था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए चांसेस हैं आने के आपके, क्योंकि पिछले साल के पेपरों में आपके ये WTO आया हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि कब चला था, तो 86 से लेकर 1994 तक। और कौन सा था, उरुग्वे राउंड था। टैरिफ को कंट्रोल करना था, सर्विस को कंट्रोल करना था, टैक्सेस को कंट्रोल करना था, ये इसका जो मेन मैटर था। और साथ के साथ एंटी डंपिंग को भी कंट्रोल करना था। 4-5 इसके पॉइंट्स थे। और कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो 150 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपको फटाफट से। WTO 1 जनवरी 1995 के अंदर आया था। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेट करता है इंटरनेशनल बिजनेस को, इंटरनेशनल ट्रेड को। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो WTO है। और बात करेंगे मेंबर कितने, 164। लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। कहाँ से आया, गेट से आया। गेट की फुल फॉर्म क्या है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये भी पूछा जा सकता है। ये कब आया था, 1947 के अंदर। कितनी कंट्रीज थी उस टाइम में, 23। क्या हम इसके मेंबर थे, हम इसके मेंबर थे।
हमने हमारा देश आज़ाद होने के बाद अक्टूबर 1947 में इस एग्रीमेंट के अंदर जो ये जो जर्नल टैरिफ एग्रीमेंट है ना आपका, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो ये जो एग्रीमेंट है ना, इस एग्रीमेंट पे हमने भी साइन कर दिए थे अक्टूबर 1947 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 कंपनीज थी, कंट्रीज थी सॉरी, और राउंड चले थे WTO तक पहुंचने में, गेट से लेकर 8 राउंड, ठीक है। लास्ट राउंड उरुग्वे राउंड, फर्स्ट राउंड जेनेवा राउंड। देखिए 47 के अंदर फर्स्ट था और 1994 तक हमारा कौन सा चला था, 8th राउंड चला था 1986 के अंदर। ये कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पूरे चांसेस है क्वेश्चन आने के, तो इन सब को आप नोट कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट मैं बार बार बता रही हूँ, जितनी मेरी क्लासेस रहेंगी आपके पेपर तक, आप उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट करते जाइएगा, ताकि आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट टू पॉइंट जो मैं बता रही हूँ कि आपको स्पेशली नोट करना है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कल मैंने आपको IMF के बारे में बताया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज मैंने आपको WTO के बारे में बताया, कल मैंने कुछ आपको एक्सचेंज मार्केट के बारे में बताया था, और आज मैंने आपको ये राउंड के बारे में बताया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाला है। और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कुछ और जो मेन टॉपिक है वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी आपको। बाकी अगर आपको कोई स्पेशल कोई टॉपिक ऐसा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि मैम भी इस टॉपिक के अंदर मेरी प्रॉब्लम है, आप इस टॉपिक को करवाइए, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी रिवीजन की तरह एक एक टॉपिक उठाते हुए मेन पॉइंट्स मैं आपको करवाती जाऊंगी, ठीक है। और एसटेट का आपका एग्जाम चांसेस हैं पूरे 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को है। फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 25 नवंबर, आप उसमें फॉर्म को भर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन के लिए आपको 2 या 3 दिन का टाइम मिलेगा। फीस वगैरह मैंने बताई थी, 1000 रुपीज़ आपकी जनरल कैटेगरी की है, और जो रिजर्व कैटेगरी में एसीज वगैरह है उनकी 500 है। और अगर आप साथ में TGT या फिर आप PRT का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कुछ कंसेशन मिल जाएगा 100 रुपीज़ का। अच्छा, कुछ क्वेरीज और थी, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं मुझे बार बार कि मैम हमने BCom कर ली और हमने B.Ed कर ली, तो क्या हम TGT के लिए फॉर्म भर सकते हैं? TGT के लिए आप कौन सा फॉर्म भरोगे? आपके लिए तो कोई फॉर्म नहीं है। TGT जो आपका जो क्लासेस होती हैं, जो TGT वाले जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, वो कब से कब तक पढ़ाते हैं? 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक। और हमारा जो कॉमर्स का लेवल है, कॉमर्स कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? कॉमर्स स्टार्ट होती है हमारी 11th और 12th में। तो आप किसको पढ़ाओगे? आप तो नहीं पढ़ा पाओगे ना। तो इसलिए BCom वाले B.Ed करके अब भी TGT लेवल में फिल नहीं कर सकते और PRT लेवल में फिल नहीं कर सकते। हरियाणा के अंदर B.Ed चाहिए, JBT चाहिए। अगर आप PRT लेवल के लिए अप्लाई करते हैं, B.Ed से बात नहीं बनने वाली। ये रीट वगैरह में है या फिर CTET अगर आप कर रहे हैं तो B.Ed करके आप PRT के फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अब हरियाणा के अंदर अभी तक कोई परमिशन नहीं मिली है, तो JBT की हुई है तो PRT के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपने B.Ed की हुई है तो B.Ed की हुई है तो आपका PG होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप MCom आपकी होनी चाहिए, BCom से बात नहीं बनने वाली है। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाली क्वेरी बहुत बार आई है कि मैम हमने B.Ed कर लिया, अब हम क्या करें। अच्छा, और जिन्होंने MCom किया हुआ है उन्होंने मार्केटिंग में किया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन तीनों में से एक जो अकाउंटिंग है आपका, अगर वो सब्जेक्ट आपके MCom के अंदर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से। अगर आपका ये फाइनेंस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर आपका एडवांस अकाउंटिंग जो हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें से एक अकाउंट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन MCom के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अकाउंट सब्जेक्ट ना हो। अकाउंट सब्जेक्ट तो आपका रहा होगा। ऐसी कोई MCom मतलब मेरे नॉलेज में तो है नहीं कि आपने MCom कर ली और आपने अकाउंट सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिन्होंने MCom की हुई है सभी एलिजिबल हैं अगर आप B.Ed हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेरीज थी जो बार बार आ रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो में बता दूं आपको। और आज आपकी डेट हो चुकी है आपकी 22 नवंबर, और आने वाले टाइम में बहुत कम टाइम रहता है। अगर हम 20 डेज कहें तो 20 डेज ही रहते हैं आपके लगभग, क्योंकि प्रेशर भी इतना हो जाता है, कुछ संडे हो गए, कोई छुट्टी होगी, आजकल मैरिज का सीजन है। तो आप लोग 20 डेज का जो टारगेट है वो मान के चलिए कि 20 डेज के अंदर आपने तैयारी करनी है, रिवीजन करिए। नए टॉपिक अगर उठाते हैं तो उसे कम टाइम में सोल्व कीजिए,
जितना आपको आता है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, और जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हैं उनको उठाइए और डेली एक पेपर अपना करना शुरू कर दीजिए। 99.9% आपको सफलता मिलेगी। सफलता तो 100% मिलेगी, लेकिन मैं 99.9% इसलिए कहती हूँ, कहीं ना कहीं जो 0.1% है ना, वो कमी आपकी तरफ से होती है। जिस दिन आप ये सोचेंगे 100% मिलेगी, उस दिन 100% सफलता आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो अगली वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चैनल को अगर आपने वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई फॉर्म फिल करने में, कोई ऐसे, तो आप कमेंट डाल सकते हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम मैं आपकी भी सोल्व कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।